हेलो स्टूडेंट्स, दीप दृष्ट एकेडमी एंड डिजिटल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था आवेश का गुण, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगले टॉपिक जो मैं आप लोग का स्टार्ट करूँगा वो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक वो चीज़ है जो आप लोग को 12th क्लास में जो समझनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, जिसको कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक, तो आज इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं जो पिछले क्लास में जितना भी पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में मैं कुछ आप लोग को संक्षिप्त में उसके बारे में बता दूँ। तो मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था वो आवेश के गुण के बारे में पढ़ाया था कि आवेश का गुण कहते किसको है और कितने प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक जो प्रकार है उसके बारे से मैंने आप लोग को बताया भी था प्रत्येक टॉपिक के बारे में। जिसमें से पहला जो टॉपिक था आवेश के गुण में वो थी क्वांटमीकरण का गुण। क्वांटमीकरण के गुण में क्या बताया था मैंने आपको कि एक उसमें फार्मूला आती थी Q = Ne, Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne। और प्लस कब लेते थे और माइनस कब लेते थे? तो प्लस तभी लेते थे जब किसी वस्तु पर आवेश प्रोटॉन की वजह से हो गया, और माइनस तब लेते थे जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश आ गया हो, तभी उस वस्तु पर कुल आवेश माइनस में होता था। ठीक, तो और ई वहां पर क्या होता था? ई बराबर, जैसे Q बराबर Ne पढ़े हैं, वहां पर ई क्या होता था? हमेशा कांस्टेंट होती थी, वैल्यू नियत वैल्यू होती थी, और वो कितना होती थी? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, और दूसरे जो गुण पढ़ा था हम लोग वो पढ़ा था आवेश का संरक्षण का गुण। ठीक, तो आवेश के संरक्षण के गुण में क्या पढ़ा था हम लोग कि किसी वस्तु पर जो आवेश है उसको न तो उत्पन्न करेंगे और न ही नष्ट करेंगे, यानी कि नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उस आवेश को। हाँ, केवल उस आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन नष्ट या उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक, और तीसरा जो मैंने आप लोग को जो गुण बताया था वो गुण था आवेश का योज्यता का गुण। माने कि आवेश का योज्यता, योज्यता का मतलब क्या होता था? वहाँ योग मैंने बताया था आप लोग को कि योज्यता का मतलब क्या है? योग माने कि सभी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से उस वस्तु पर जितना भी आवेश आ रहा है उन सभी आवेशों का योग करेंगे, बीज गणितीय योग करेंगे। जैसे पैसे जोड़ते हैं उसी तरह योग करेंगे। क्योंकि बीज गणितीय योग इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक अदिश राशि है। आवेश कैसी है? एक अदिश राशि है। तो मैं कूलॉम के नियम बताने से पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक और भी बता दूं ताकि इम्पोर्टेंट है तुम लोग को। ठीक, तो पेन सर, तो देखिए उसके लिए मैं आप लोग को मात्रक बता देता हूं कि कूलॉम का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, वो कैसी राशि है। ठीक, और उसकी बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा तथा मात्रक, इसके बारे में आज देख लेते हैं थोड़ी सा पॉइंट कि आवेश की मात्रक क्या होगा और आवेश की बीमा क्या होगी, और आवेश किस राशि है, सदिश है या अदिश है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि आवेश की बहुत सारे बीमा होती है। जो आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो एक बीमा नहीं है, हो सकता है कि 2-3 तरह के बीमा है, उसमें से किसी एक बीमा के बारे में आप लोग को ऑप्शन में दे दिया जाए। ठीक, तो उन सारे बीमा को, सारे मात्रक के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए। तो आवेश की जो सबसे पहली बीमा होती है, मात्रक होती है,
इसका जो पहला मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। कूलॉम, और जो कूलॉम को जो इंडिकेट करते हैं वो सी से करते हैं, कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे। और दूसरी जो बीमा होगी वो होगी स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होती है, ठीक। जो कूलम होगी वो एस आई मात्रक होगी। ये क्या होगी? एस आई मात्रक। हाँ, कूलम जो होगी एस आई मात्रक होगी। और जो स्टेट कूलम होगा वो होगी सीजीएस मात्रक। इसमें सीजीएस मात्रक में होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को क्वेश्चन में रहे कि आवेश का एस आई मात्रक क्या है तो कूलम पर टिक मारिएगा। अगर पूछे कि आवेश का एस आई सीजीएस मात्रक क्या है तो स्टेट कूलम होगी। ओके। और भी इसका मात्रक है। इसका मात्रक एक फराडे होता है। इसका एक मात्रक फराडे होती है, या हम लोग कहेंगे एम्पियर गुने सेकेंड, एम्पियर गुने टाइम। एम्पियर गुना समय, या तो कह सकते हैं एम्पियर गुने सेकेंड। इसको सेकेंड लिख लेते हैं, आसान रहेगा। एम्पियर गुने सेकेंड, एम्पियर गुने सेकेंड इसका मात्रक होता है, ठीक। आवेश की बीमा क्या होगी? आवेश की बीमा, जो आवेश का जो बीमा होगा वो होगा ए टी। क्या होगी? ए टी। इसकी बीमा ए टी होगी। तो ये तो आवेश के मात्रक और बीमा के बारे में पढ़े। और एक बात और कि जो आवेश होती है वो हमेशा अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि को बोलते हैं हम लोग कि जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगी। यानी आवेश एक ऐसी मात्रा है जिसमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि कूलॉम का नियम पढ़ेंगे आज, तो आज कूलॉम का नियम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कूलॉम के नियम क्या होता है? अच्छा, कूलॉम का पूरा नाम क्या होता है? कूलॉम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। कूलॉम कूलॉम का जो पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन
ऑगस्टीन कूलम। चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम इसका पूरा नाम था, जिसको हम लोग कूलॉम के नाम से जानते हैं। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बिंदु आवेश क्या होती है। बिंदु आवेश इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश क्या है? तो वैसा आवेश जिसकी विमा नगण्य हो, यानी कि न तो उसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, मतलब कि वो एक पॉइंट की तरह दिखाई दे, वैसी को, यानी कि जिसका आकार एकदम छोटा हो, नगण्य के बराबर, तो ऐसे आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। ऐसे आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि जिसकी विमा बहुत नगण्य है, नगण्य विमा, यानी कि आकार में सबसे छोटा हो, छोटा आकार, ठीक। यानी कहते हैं ना कि बिंदु इस तरह का अगर मैंने बोला ये कोई आवेश है Q, तो ये कितना छोटा है? बहुत छोटा है। मतलब कि इसकी न तो लेंथ है न ब्रेथ है, मतलब कि बहुत छोटे से आकार को तरह, बहुत छोटे से बिंदु वाले को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग, जो हम लोग जानते हैं कि जो समान आवेश प्रकृति के आवेश है, वहाँ क्या होता है? समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, और जो एक जैसा आवेश है, ठीक, यानी एक जैसा जो आवेश है वहाँ पर हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण होगा, ठीक। तो समान प्रकृति के आवेश, अगर समान प्रकृति, समान प्रकृति के आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ही देखते हैं हम कि माइनस, यानी कि दोनों माइनस में लिया गया है, तो माइनस में लेने की वजह से क्या होता है कि दोनों की जो प्रकृति है वो समान प्रकृति हो गई। तो समान प्रकृति के हो जाने के कारण यहाँ पर जो होगा प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये इसको इस पर बल लगाएगी और ये इधर धकेलेगी, और इसकी वजह से इस पर बल लगेगी और ये इधर जाएगी, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण बल, यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगी। उसी तरह अगर दो धन आवेश ले, यानी कि पहला प्लस Q1 और दूसरा प्लस Q2 ले, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दोनों आवेश समान प्रकृति का है, ठीक। तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होगी, यहाँ भी प्रतिकर्षण होगी, ठीक। यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगेगी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि अगर असमान प्रकृति हो, मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो वहां पर आकर्षण होगी। जैसा कि अगर यहाँ पर एक माइनस Q1, ठीक,
और यहाँ प्लस Q2 लेते हैं, एक माइनस Q1 माइनस Q1 और दूसरा प्लस Q2 लेंगे, तो यहाँ पर आवेश दोनों अलग अलग प्रकृति का है, जिसकी वजह से यहाँ अट्रैक्शन होगी, यानी आकर्षण। यहाँ क्या होगी? आकर्षक। यहाँ पर आकर्षण बल लगेगी। ठीक, तो ये तो हो गई कि दो डिफरेंस या एक ही नेचर के आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हो गई। ओके, अब हम कूलॉम के नियम समझेंगे कि कूलॉम का नियम होता क्या है। यहां देखेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में देखो, इस नियम के लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिले थे कूलॉम साहब को। इन्होंने दो आवेशों के बारे में बताए, ठीक, कि अगर किसी माध्यम में दो आवेशों को रखा जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच बल कितना लगेगा। यानी आवेशों माध्यम के हिसाब से उन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगने की जो क्रिया है वो कितनी होगी, यही कूलॉम ने बताया था। ठीक, अगर हवा में दो आवेश रखा गया है तो हवा में उपस्थित होने के कारण दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगी। अगर उसी आवेश को पानी में लेके चला जाए, जल में लेके चल जाए, तो उन दोनों के बीच में कितना बल लगेगी। अगर उसी आवेश को निर्वात में लेके चल जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगी। तो माध्यम के हिसाब से बल का उन्होंने जिक्र किया है कूलॉम के नियम में। ठीक, तो उन्होंने एक ही, मैंने कूलॉम के नियम को दो भागों में बांट दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। तो पहला याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कूलॉम के नियम के अनुसार जो बोले थे उन्होंने दो आवेश लिए थे। यहाँ पर दो आवेश लिए थे जिसमें मान लेते पहला Q1 था और Q2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है? R है। तो उन्होंने बोले थे कि जो इन दोनों के बीच Q1 और Q2 के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगी, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगी, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या होगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बल अगर F लग रही हो, इन दोनों आवेशों के बीच का जो बल लग रहा है वो F लग रहा हो, तो वो समानुपाती होगा Q1 गुना Q2। यानी कि दोनों आवेशों के प्रोडक्ट के समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बल के होता है। ठीक, तो ये तो पहले नियम दिए थे। और दूसरा जो बोले थे कि Q1 और Q2 के बीच के जो Q1 और Q2 के बीच के जो दूरी होता है वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। यानी कि दोनों आवेश के जो बीच का जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, यानी कि उन्होंने बोला था कि F बराबर जो होगी वो होगा 1/r², 1/r², यानी इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक,
जो दो आवेशों के बीच की जो दूरी है, ठीक, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब इन दोनों को बोला गया कि Q1, Q2 और R स्क्वायर, इन दोनों में तो बल समान है, इसलिए बल तो वैसे को वैसे रह जाएगी, और इस तरफ बला को यानी कि जो राइट साइड है उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखा जा सकता है, और कूलॉम ने इसी तरह लिखा उसको। अब यहाँ पर F बराबर प्रोपोर्शनलिटी का जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाया जाता है। तो हटाने के बाद आप लोग जानते होंगे कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाने के बाद क्या होता है, उसके जगह एक नियत वैल्यू रखा जाता है। तो इसके जगह अगर नियत वैल्यू रखेंगे तो ये नियत वैल्यू होती है K, क्या होती है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होगी। और K का मान जो होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगी, जो ये पूरा जो दो आवेश के जो बीच का बल है वो बताएगी ये फार्मूला। अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो, सदिश राशि में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सदिश राशि में लिखने के लिए इस तरह आर कैप जो बताएगी वो बताएगी जो बल की जो दिशा, ये जो आर कैप है यहाँ बताएगी जो बल की दिशा है वो आर की दिशा में लग रही है। जो बल की जो दिशा है वो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उन्हीं की दिशा में लगेगी, वो अलग लगेगी नहीं। ठीक, जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर, यहाँ दो आवेश था, अब इन दोनों आवेश के बीच जो बल लग रही है वो इन्हीं के डायरेक्शन में लगेगी, या तो इधर लगेगी या तो इसके द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा वो इस तरह लगेगा। ठीक, यानी कि आर ही के दिशा में लगेगी। अब देखो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट यहाँ इसे बोलते हैं हम लोग परावैद्युतांक, यानी कि मुक्त आकाश की परावैद्युतांक, इसको बोलेंगे मुक्त आकाश की परावैद्युतांक। ठीक, और इसका मान जो होता है वो होता है 8.854 इंटू 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगी वो हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो मैंने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो बराबर होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9, और इसका मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, और के को जो बोलेंगे, के को जो बोला जाता है वो बोला जाता है विद्युतीय बल नियतांक। क्या बोला जाता है? विद्युतीय बल नियतांक।
ओके, विद्युतीय बल नियतांक। विद्युतीय बल नियतांक के को क्या बोलेंगे? विद्युतीय बल नियतांक। अब यहां पर ये देखना होगा कि कूलॉम जो नियम दिया, क्या नियम दिया था कि दो आवेशों के जो बीच के दूरी लेंगे r लेंगे, और दो आवेश के जो गुणनफल होगा उन दोनों गुणनफल के समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? बल के हो जाएगा। और उन दोनों के बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कौन होगा? बल होगा। ठीक, तो उन कूलॉम जो नियम दिए उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो कहीं न कहीं लिमिटेशन उसको रखा गया कि भाई आप इतने ही लिमिट में रह सकते हैं। जैसे कि उन्होंने जो कूलॉम जो सीमा बताए थे कूलॉम, वो बोले थे कि जो ये जो बल का जो सूत्र लगेगा F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये हमेशा दो वैसे आवेश लिया जाएंगे। यहां से देखिए, और ये दोनों आवेश Q1 और Q2 ऐसे आवेश हो गए जो बहुत ही उसकी जो बीमा होगी नगण्य होगी, यानी छोटे से आवेश के लिए होगा। ये जो आवेश होगा बहुत छोटा होगा। और जो R होगा, जो दोनों आवेश की जो बीच की दूरी है, वो सबसे कम होगा, बहुत कम होगा। और वो लिया गया लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर, माने कि इन्हीं के आसपास उसका रेंज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा ले लेते हैं तो वहाँ पर ही बल नहीं लगेगी। अब भाई इतना दूर कोई आवेश ला रहे हो तो इन्हीं के बीच में बल लगेगा। अब इतना दूर लेके चल जाओगे तो उन दोनों के बीच में तो आकर्षण बल होगा, ना तो प्रतिकर्षण बल। अब दो मैग्नेट है, दो चुंबक लेते हो, तो उन दोनों चुंबक को एक लिमिट एरिया होती है। आप इतना दूर लाए तो तभी दोनों एक दूसरे से सटेगी, मैंने एक दूसरे पर प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर आप इतना दूर लेके चल जाते हैं अब चुंबक को, तो वहाँ कोई प्रभाव नहीं एक दूसरे पर जमाएगा, वहाँ पर ही एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं जमाएगा। इसलिए लिमिट होती है। यहाँ पर ही कूलॉम के नियम की सीमाएं देखेंगे। कूलॉम के नियम की क्या सीमाएं हैं? तो कूलॉम के नियम की सीमाएं में जो पहला सीमा बताया गया वो उन्होंने कूलॉम ने बताया कि दो आवेश इस प्रकार होना चाहिए कि वो दो आवेश बहुत छोटा सा आवेश होना चाहिए। ये दोनों आवेश छोटा हो, दोनों आवेश छोटा हो। और दूसरे बताए थे कि दोनों आवेश की मध्य की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। आवेशों की मध्य दूरी बहुत कम। ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। और तीसरा जो बताए थे, और तीसरी जो सीमा बताए थे कूलॉम ने, वो बोला था कि दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए। दोनों आवेश जो है गतिमान नहीं होना चाहिए। ठीक, तो स्थिर आवेश हमेशा स्थिर होगा। अगर मान लो यहाँ पर -Q1 है और यहाँ +Q2 है,
तो ये दोनों आवेश माध्यम में या प्रकृति में हमेशा स्थिर होना चाहिए। अगर ये गतिमान है और ये भी गति कर रहा है तो यहाँ पर ही ये जो है यहाँ पर कूलॉम का नियम नहीं अप्लाई होगा, यहाँ कूलॉम का नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो याद रखना कि अगर यहाँ Q1 और ये Q2 है, अगर ये आवेश चल रहा है, ये आवेश चल रहा है और ये स्थिर है, तो भी यहाँ पर कूलॉम के नियम अप्लाई होगी। कम से कम एक आवेश स्थिर होना चाहिए। अगर दोनों आवेश स्थिर है तो भी ठीक है, अगर दोनों आवेश में कोई एक आवेश स्थिर है और एक आवेश रुका हुआ है तो भी यहाँ कूलॉम के नियम सेटिस्फाई होगी। ठीक, अगर दोनों आवेश चल रहा है, गतिमान है दोनों आवेश, तो वहाँ पर जो आवेश होगी वो नहीं लगेगी, यानी कि वहाँ पर जो कूलॉम का जो नियम है वहाँ अप्लाई नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गई आपका कूलॉम के नियम के बारे में। ठीक, तो आज मैं इतना ही टॉपिक स्टॉप करूंगा क्योंकि कूलॉम के नियम यहीं तक आप लोग को था। तो आपने देखा कि यहाँ पर कूलॉम के नियम कैसे अप्लाई हो रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं इसमें आप लोग को इस समस्या का और भी अच्छी तरह से समाधान कर सकूं। जिसके लिए ये तो कूलॉम का नियम हो गई कि क्या बोला कूलॉम ने, उसकी सीमाएं क्या बताई। ठीक, अब अगले लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि कूलॉम का जो नियम, जो फार्मूला जो बनाया गया है वो आप लोग को रिवीजन में रहे और उस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक, तो मैं अपना इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर ये कूलॉम का नियम आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में जो चैनल हो, जो दिव्य दृष्टि एकेडमी का जो चैनल है, वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो है आप लोग को बहुबल आवेशों के बीच बल लगना, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत मैं बताऊंगा, जहाँ पर वो सबसे पहले आपको मिल जाए।